हेलो एंड वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 हमारा कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट रहेंगे और दो पार्ट्स के अंदर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिक को देखेंगे और सेकंड पार्ट में अब हम लेक्चर्स में एडवांस लेवल पर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस तरीके से रिएक्शन होता है और आसपास कौन सी रिएक्शन हमें आसपास दिख रही है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है। मैं एज्यूम करूंगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ चुके होंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूं या आपको बताऊं डेफिनेशन वगैरह, तो आप उसे अपने कॉपी और में नोट डाउन कर सकें, जिससे फ्यूचर में आप उसे रिवाइज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सर ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हमने पहली बार नाम सुना। ये रिएक्शन सर कैसे होता है? क्या वो सिर्फ लैब के अंदर जो मिलाते हैं, हमने साइंस वगैरह में देखा था, क्या उसे ही सिर्फ केमिकल रिएक्शन कहते हैं? क्या और भी केमिकल रिएक्शन होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन तो दी गई है, लेकिन डेफिनेशन को देखने से पहले हम उसे महसूस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आपके आसपास जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कुकिंग, आप खाना बनाते हैं, वो क्या होती है? एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। कैसी केमिकल रिएक्शन है? जैसे कि आपने देखा, आप लोग सब्जी बनाते होंगे, आप लोगों ने बहुत सारी जिस तरीके से पकवान बनाते हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? वो आती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। आप लोगों ने आलू अलग डाले, आप लोगों ने टमाटर डाले, आप लोगों ने मसाला डाले, या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डाली, नमक वगैरह डाले, तो वो क्या होता है? बाद में जो तैयार होता है वो क्या होता है? अलग ही चीज़ होती है। जो सब्जी बन के तैयार होती है, जो इसका स्वाद अलग होता है, टेस्ट वगैरह अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी अलग हो जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। अब देखेंगे रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन को केमिकल रिएक्शन कैसे कह सकते हैं? क्वेश्चन राइज होगा आपके मन में। यस, कह सकते हैं। देखिए कभी भी अगर कोई चीज चेंज हो रही है, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रही है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहां पे आपको समझना है कि हम क्या करते हैं? O2 ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं, और फिर क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। तो ये तो आपको सबको पता होगा। तो ये क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है ना। ऑक्सीजन कहाँ चेंज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे रस्टिंग, जैसे कि जंग लग जाना लोहे में। आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास अगर लोहे हैं, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो हवा और पानी की वजह से उसमें रस्ट लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैब के अंदर ही केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपके आसपास आप महसूस कर सकते हैं उन रिएक्शंस को। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगर आप दही वगैरह बनाना जानते हैं, तो वो भी एक जो फॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको? क्योंकि दूध से हम क्या कहते हैं? दही बनाते हैं, तो दूध अलग टेस्ट होता है, लेकिन जो दही का टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है, उसका स्वाद अलग हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज हो जाती हैं, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कलर, अगर किसी चीज़ का चेंज हो रहा है, अगर आपने देखा होगा जनरली पेड़ पौधों के बारे में, तो इनका जो है कलर जो है जनरली चेंज होता रहता है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अगर कोई भी गैस निकल रही है, अगर आप आग वगैरह आपने लगाई है, उससे कोई गैस निकल रही है, अलग अलग प्रकार की आग जलते हुए देखी होगी आपने, कभी रेडिश कलर की आग जलती रहती है, कभी थोड़ा सा येलोइश हो जाती है, कभी कभी ब्लूइश हो जाती है, ब्लू कलर में आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो रही है पॉइंट? आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, कभी भी टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है तो क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही तो है।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही तो है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। अपने डेफिनेशन क्या कहती है केमिकल रिएक्शन की? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है गुजरने का, दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। जो पहले रहता है वो बाद में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, वो चेंज होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। इसे जो जहाँ पे रिएक्शन होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो फाइनल बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की और आपस में मिल जाने के कारण वो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आई थॉट अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की हम बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जनरली आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो आपको समझना है अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूले। तो याद रखना है सिंबल्स और फॉर्मूले के बेसिस में आप किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर, और साथ में एक ही एग्जाम्पल को नोट डाउन भी आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया, जब दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट हुई तो क्या बनी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो गई। क्लियर हो रहा है पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ही तो है। जहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों चीज़ें आपको फिजिकल स्टेट में नहीं दिख रही, पर आपको यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि मैग्नीशियम को लिया हमने, साथ में हमने उसके साथ ऐड किया, सिंबल हमने बताया ऐड किया, क्या ऐड किया हमने? ऑक्सीजन को ऐड किया। फिर जो है फॉलोइंग बराबर से ये जो जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या मिल के बनाया यहाँ पे? इनने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। वर्ड इक्वेशन आपको समझना, देखिए वर्ड इक्वेशन आगे भी आएगा तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। जनरली ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये अगर सिंबल्स के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, अगर ये सिंपल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे हम वर्ड इक्वेशन ही कहते हैं, जहाँ पे आपको वर्ड्स में रिएक्शन समझाई जाए, फुल नाम दिया जाए, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ लिखा जाए, फॉर्मूला या सिंबल्स ना लिखा जाए तो वहाँ हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? आगे चलते हैं। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इस फॉर्म में, अगर जहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में किया जाए, आपको सिंबल्स, आई थॉट कि आप लोगों ने सिंबल्स याद कर लिए होंगे। मैं ये मानता हूँ कि अब तक आप लोगों ने सिंबल्स याद कर लिए होंगे, आप लोगों ने वैलेंसी याद कर ली होगी, आप लोगों ने उसके एटॉमिक नंबर याद कर लिए होंगे, और जो भी एटॉमिक मासेस मैंने बताए थे वो सभी चीज़ें आपको याद होंगी। तो ये मानते हुए मैं लेक्चर में आगे बढ़ता हूँ। Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, हमने इन दोनों को रिएक्शन करवाया तो हमें क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलके बना। क्लियर हो गया? तो ये पहले हमने वर्ड इक्वेशन में देखा था। अब ये स्केलेटन इक्वेशन है, जहाँ पे स्केलेटन इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया है। क्लियर करना है आपको, ये बैलेंस नहीं है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आगे चलते हैं हम। देखिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। जब दोनों तरफ एटम बराबर रहते हैं तो उन्हें हम, अगर बराबर रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन अगर बराबर नहीं रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे सर कि ये Cl क्या है? क्लोरीन है। H क्या है? हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। इधर कितने हैं सर? इधर 1 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 क्लोरीन इधर है। तो यहाँ पे तो 2 आ गए, लेकिन यहाँ पे सिंपल 1 और 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं है। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे एक बैलेंस इक्वेशन, जैसे कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है।
दो क्लोरीन इधर है तो दो क्लोरीन इधर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। जब दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर होती है, सपोज हाइड्रोजन एकदम जितने इधर है उतने इधर है, तो इसे हम बैलेंस कहेंगे। अगर दोनों एटम बराबर हैं तो उन्हें हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। अगर एटम बराबर रहेंगे तो क्या होगा, मासेस भी बराबर होगा, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। द केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस सो दैट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों जरूरी है इक्वेशन को बैलेंस करना, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट का जो जहाँ से रिएक्टेंट होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रिएक्टेंट हो गया, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, तो दोनों के मासेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या रहता है, आपका जो वजन रहता है इक्वेशन का, रिएक्शन का, वो हमेशा बैलेंस रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। जब दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर रहेगी तो बैलेंस रहेगा, दोनों के वेट बराबर रहेंगे, दो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे तो अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि एटम्स का वजन होता है, हमने डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि एटम्स का कितना वजन होता है, कैसा होता है। अगर दोनों का वजन सेम रहेगा तो दोनों तरफ, अगर सपोज यहाँ पे दो ईंटें रख दीजिए, यहाँ पे भी दो ईंटें रख दीजिए और बराबर वजन की रख दीजिए, तो दोनों हमेशा बराबर रहेंगी, तो बैलेंस रहेगा, मास कंजर्व रहेगा। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। आगे चलते हैं हम। वर्ड इक्वेशन मैंने आपको पहले ही समझाया था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे हाइड्रोजन हमने लिखा, यहाँ पे हमने सिंबल्स नहीं लिखा, यहाँ पे हमने फुल तरीके से इसका नाम लिख रहे हैं और वाटर वेपर बन गया, तो ये क्या है, ये है एक वर्ड इक्वेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। आगे चलते हैं। फॉर्मूला इक्वेशन। अब देखिए, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला इक्वेशन। जब हम रिएक्शन को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला इक्वेशन। क्लियर हो रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अराइज होना भी चाहिए। आप क्वेश्चनिंग करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। आप बोलेंगे सर ये जो आपने लिखा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सर आपने इसके सामने टू क्या लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, जो टू बोलते हैं क्या इसका कुछ अलग नाम होता है, सर ये नीचे कैसा छोटा सा टू क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, सर ये जी आपने क्यों लिखा है, इस जी का क्या मतलब, आपने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा हुआ है, सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सर ये जो एरो बना हुआ है इस एरो का क्या मतलब होता है, पहले तो आप यहाँ पे बराबर लिखते थे लेकिन आपने एरो डाला हुआ, सर इसका क्या मतलब है, क्या इसकी जगह हम बराबर लिख सकते हैं, सर ये है क्या, इसको हमको समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे देखने वाले हैं सभी चीज़ों को एक बाय एक। यील्ड कहते हैं इसे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, यील्ड दिखा रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो वो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है रिएक्शन हो चुका है, अब आगे प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो इसे कहते हैं यील्ड। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप पहुँचते हैं, ये जो क्वेश्चन आपसे अराइज हो रहा था आपके मन में कि सर ये जो जी वगैरह लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, जी क्या होता है, ये जी क्या होता है, और यहाँ पे जी क्या लिखा हो, क्या इसकी जगह कोई और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। यस, इसे कहते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर, मतलब वो किस स्टेट के अंदर है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें देखी भी हुई हैं कि स्टेट ऑफ मैटर किन्हें कहते हैं, मतलब वो किस फॉर्म में है, क्या वो सॉलिड है, जो रिएक्शन हो रहा है तो क्या हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर कहीं पे भी आपको एस लिखा हुआ दिखे तो मतलब है सॉलिड फॉर्म, कहीं पे भी जी दिखे तो इसका मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में, और कहीं पे भी एल लिखा हुआ दिखे तो मतलब क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है उसका स्टेट। क्लियर हो गया। और फोर्थ आता है ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। समझना है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। एल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, लेकिन लिक्विड फॉर्म का मतलब हमेशा पानी नहीं होता है, ध्यान रखना है। और एक्वस का मतलब होता है हमेशा पानी, मतलब एक्वस अगर कहीं पे लिखा हुआ मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा है, वो पानी उसके अंदर मिला हुआ है। क्लियर हो गया पॉइंट।
आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वाटर जो है H2OG लिखा हुआ है, मतलब गैसियस फॉर्म में वाटर है। गैसियस फॉर्म में वाटर को हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिख देता S तो इसका मतलब हो जाता ये बर्फ बन चुका है, सॉलिड फॉर्म है। अगर मैं इसे यहाँ पे L लिख देता मतलब लिक्विड फॉर्म है, हमारा नॉर्मल पानी है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो किस फॉर्म में है, वो कैसा दिखेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जो नीचे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है नंबर्स, उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। वो दिखाता है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने एटम्स की जरूरत होती है? आप बताइए। 2 एटम्स की। H2 बनता है। H3 तो आपने देखा नहीं होगा, तो वो तो आइसोटोप्स वगैरह में लगा जाता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो H2 आपने देखा होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है? 2 की जरूरत होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए, एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए होते हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दोनों चीजें मिलकर क्या बन जाती हैं? यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट अब आपको? आई थिंक अब आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं। सामने जो बड़ा सा आपको नंबर दिख रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर हो गया? ये जो नंबर है ये क्या है? कोफिशिएंट। ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमने देखा कितने एटम हैं, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम्स की जरूरत होती है वो नीचे से प्रेजेंट पता चलता है, जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो सामने लिखा होता है वो ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट में जो मैं आपको समझा रहा हूं? कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो ये चीज बताता है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। अगर कुछ ना लिखा रहे इसका मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। हमने सारी चीज देख ली। अब आपको मैं बैलेंस करना सिखाता हूं। देखिए यहाँ पे प्रोसेस मैंने लिख दी है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हम ये एग्जांपल उठाएंगे CH4 + O2 = CO2 + H2O, और इस एग्जांपल से हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे खाली पेज हम डिस्कस करते हैं। चलिए इसको ही डिस्कस करते हैं पहले। H2 + O2 + 2H2। सपोज ये बैलेंस नहीं है, अगर मैं इसको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया और ये मैंने हटा दिया। अब ये बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है? अब देखिए, क्या दोनों तरफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम आ रहे हैं? अगर सेम आ रहे हैं तो बैलेंस है, अगर सेम नहीं आ पा रहे हैं तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। देखिए हाइड्रोजन कितना है? इधर 2 है। सर दोनों को मिला के करना है क्या? यस, दोनों को मिला के करना है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 है। यहाँ पे सर, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है हमारा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन देखिए सर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बट सर यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो क्या किया जाए? यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सामने 2 लगा देते हैं, क्योंकि पीछे तो लगा नहीं सकते हम। पीछे लगा देंगे तो वो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वो H2O2 बन जाएगा, वो प्रोडक्ट ही कुछ और बन जाएगा, तो वो तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो वो तो हमें करना नहीं है, तो हमें उसके सामने लगाना पड़ेगा। हमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने होंगे। तो हमने 2 लगा दिया। जब हमने 2 लगा दिया, ये सामने लगाना है आपको, तो 2 आपने लगा दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। चलिए बैलेंस हो गया। क्या ये बैलेंस है? नहीं सर, अभी भी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ गया। हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो एटम बढ़ा, साथ में हाइड्रोजन भी बढ़ गया। 2 हाइड्रोजन थे और 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करना होगा हमें? यहाँ पे भी हम 2 लगा देते। तो 2 × 2 कितना हो गए? 4। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है। क्लियर हो गया पॉइंट? आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप CH4 का एग्जांपल एक देख लीजिए कि CH4 लिखा आपने। देखिए कभी बैलेंस करने के लिए आएगा नहीं, पर आपको इसको समझना है कि बैलेंस होता क्या है। CH4 + O2 = CO2 + H2O। क्लियर हो गया? एग्जामिनेशन आपका MCQ के फॉर्म में है, तो आपसे कभी भी हो सकता है मे भी क्वेश्चन अराइज हो जाए कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे
बैलेंस करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझना है, छोटे छोटे ही आएंगे। तो यहाँ पे देखना है कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पे दोनों को मिला के कार्बन कितने हैं, 1 है। यहाँ पे दोनों को मिला कार्बन 1 है। चलिए छोड़ दिए, कार्बन तो बैलेंस है हमारा। सर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। ये सामने कोफिशिएंट बैलेंस नहीं, ये बैलेंस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर हो गया पॉइंट, 4 हाइड्रोजन हो गए। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी आपको, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि क्या है, इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है इसकी, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन आपका। 2 हाइड्रोजन, 2 × 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन है। तो आप इसके सामने 2 लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, टोटली बैलेंस हो गया। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से आपको अपना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप चाहें तो ये मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी इक्वेशन आपको दिखें, आप उन सभी इक्वेशन को लिखिए और एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, एग्जिट से याद रखना आपको। अगर देखिए कभी भी आप भूलते हैं तो एक ट्रिक को याद रखिए, EX से होता है हमारा एग्जिट, EXIT, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो जब भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो है बाहर निकल रही होती है किसी प्रोसेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन से अगर एनर्जी बाहर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे आइस अगर बना रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। मिक्सिंग सोडियम सॉल्यूट जो हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आग लग रही है कहीं पे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ये देखिए, ये क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक हो गया। ये भी एक बल्ब जल रहा है, इससे क्या निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक। साउंड हो गया, आपको सुनाई दे रहा है, तो एक तरीके से एनर्जी तो ही है साउंड, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया पॉइंट्स। आगे चलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं, फटाफट हम डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको आपको समझना है। जहाँ पे एनर्जी अंदर जा रही हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे एनर्जी अंदर जा रही हो, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सपोज एनर्जी बाहर से आके क्या हो गई, यहाँ पे आके एंड हो गई, खत्म हो गई। एंड मतलब क्या होता है, खत्म। तो एंड से आपको याद रखना है, कहाँ पे एनर्जी जाके खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ पे अंदर चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे यहाँ पे आप देख सकते होंगे कुछ एग्जांपल मैंने देख रखे, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। आइस को अगर आप बाहर रखते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक, क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इवेपोरेशन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करता तभी तो ऊपर उड़ता है, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जहाँ पे हीट जाके एंड हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। आई थिंक मैंने ट्रिक से भी समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गई होगी। एक ये लास्ट में आप एग्जांपल देख सकते होंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का। ये आग जल रही है तो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जिट हो रही है हीट यहाँ से, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, जाके एंड हो रही है, खत्म हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया पॉइंट। ये एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, आप बताइए जो हीट एक जल रही है, एक माचिस जलाई जाए, वो क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, आपको बताना है। हीट निकल रही है, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपसे इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केमिकल इक्वेशन दी जा रही है, फिर बोले जाएंगे इसके अंदर हीट दी जा रही है, हीट दी जा रही है मतलब उसके अंदर हीट वो ले रहा है, जब हीट ले रहा है तो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया। तो दिस इज आवर लेक्चर। कैसा रहा आज आपको बताना है, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम इसके एडवांस लेवल पे देखेंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको लास्ट तक लेक्चर को देखना है, फॉलो करना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख
सके। और एट द एंड मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरी बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा, आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाइड कर सकेंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।